नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। आज इसी से शुरुआत करेंगे। अब से कुछ ही देर में एक बड़ी हस्ती बीजेपी में शामिल हो सकती है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी दी है। बीजेपी में किसकी एंट्री हो सकती है? दोपहर 1 बजे एक बड़ी हस्ती के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक बड़ी हस्ती आज 9 जून को 1 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल होगी। कहीं ना कहीं इशारा इस पर था कि ये एक सेंट्रल लीडरशिप होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में से कोई एक बड़े नेता हो सकते हैं। और अभी अटकलें ये लग रही हैं कि शायद ये सुई आकर कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद पर आकर अटकी है। और थोड़ी देर पहले जितिन प्रसाद जो है वो पीयूष गोयल जी से भी मिले। अमिताभ सिन्हा, विक्रांत यादव बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं और अरुण सिंह कांग्रेस के खेमे में क्या किस तरह से इसका रुझान है, किस तरह से इस पर इसको देखा जाएगा, इस पर बात करेंगे, सबसे विस्तार में बात करेंगे। आप लोग कई सालों से जितिन प्रसाद को अलग अलग भूमिकाओं में देखते आ रहे हैं, लेकिन अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह थी कि ये पहले वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की लोकसभा 2019 के चुनाव से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस जिस तरह का रुख और रणनीति अपना रही है, ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, ये तरीका नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप जिस डायरेक्शन में जा रही है, और ये हमेशा से इस बात को कहते आ रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में। आनंद, बिल्कुल जितिन प्रसाद से हम जैसे जितने भी जर्नलिस्टों ने, जितने भी पत्रकारों ने इंटरेक्ट किया है, संवाद किया है, बातचीत की है, उन सबको पता है कितने शांत, सौम्य और किस तरह से वो बात विचारों को सुनने वाले हैं। अच्छे नेता रहे, मंत्री भी थे, तब भी इतने ही एक्सेसिबल थे। कांग्रेस ने उन्हें एक जमाने में कर्नाटक का भी प्रभारी बनाया, इस बार भी चुनाव का प्रभारी बनाया, लेकिन लगातार वो अपनी अनदेखी से भी परेशान थे, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही थी, उनको अपना राजनीतिक भविष्य भी देखना था। दूसरी बात, तीसरी बात की जो ब्राह्मण नेतृत्व है वहां पे कोई नहीं था, ब्राह्मण नेतृत्व को पनपाना था। और शायद इसी कारण से पिछले कई दिनों से, कुछ सालों से भी, जब से बीजेपी आई है, ब्राह्मणों के पक्ष में, ब्राह्मणों की अनदेखी के पक्ष में लगातार वो ट्वीट्स करते रहे, कोई ना कोई बयान देते रहे। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें हैं जिनका मिला जुला असर रहा है उनके इस फैसले पे। आनंद, आपको पिछली बार भी याद होगा, दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट से हाईजैक करके कांग्रेस वापस ले गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें अग्रणी थे, और लेकिन उस बार भी आज जैसे ही मंच सजी थी। लेकिन आज बीजेपी वालों ने कोई कोताही नहीं बरती है। वो घर से निकले हैं, सबसे पहले पीयूष गोयल के पास गए हैं, अमित शाह के पास गए हैं, और पीयूष गोयल खुद उनको लेकर बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार छोड़कर भागने का, मुझे लगता है बीजेपी भी कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए, पूर्व जो यूपीए की सरकार है उसमें वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभा चुके हैं अरुण सिंह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नेताओं ने चुनाव में राजनीति के लिए जनेऊ पहन लिया और ब्राह्मणों को रिझाने की बात की, वही यूपी के एक बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता से पल्ला झाड़ रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि जितिन प्रसाद काफी पहले से मन बना चुके थे। जब उन्होंने 23 नाराज नेताओं के साथ चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी उनके दस्तखत थे। उसके बाद ही कांग्रेस आलाकमान उनको मनाने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए उनको पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य का जहां चुनाव होना था उसका प्रभारी भी बनाया गया था। साथ ही साथ जितिन प्रसाद से अभी बातचीत चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है जितिन प्रसाद काफी अरसे से खुद को एक नेता के तौर पर, ज्यादा एक ब्राह्मण नेता के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, अगर उनके पिछले सैकड़ों ट्वीट आप देखिए तो अक्सर वो ब्राह्मणों पर उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उस पर मुखर रहते थे। अब दिलचस्प ये होगा कि जो जितिन प्रसाद योगी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, अब बीजेपी में जाकर के उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरह से वो ब्राह्मण वोटरों को बीजेपी के साथ लाएंगे। बीजेपी इस बात को लेकर के काफी चिंतित थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता था कि ब्राह्मण उनसे नाराज हैं, दबी जुबान से बात कही जाती थी। लेकिन जितिन प्रसाद को लाकर शायद बीजेपी ने उसकी भी काट ढूंढने की कोशिश की थी। और जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, बहुत ही सौम्य और मृदुल स्वभाव के नेता माने जाते हैं जितिन प्रसाद। तो उनका उपयोग किस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में करती है, देखने वाली बात है। और आखिरी बात, प्रियंका गांधी की टीम से नाराज जरूर थे जितिन प्रसाद। उनकी अनदेखी हो रही थी, उनकी चल नहीं रही थी, उनके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था, पद नहीं मिल रहा था। और प्रियंका गांधी के जो सलाहकार हैं
उनके मुताबिक उनकी राजनीति मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित पर टिकी हुई थी, ब्राह्मण उनकी राजनीति में नहीं थे और इसलिए उन्होंने किनारा कर लिया है जितेंद्र प्रसाद। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो फिर अगर आप सवर्ण हैं या आप दलित हैं या आप मुस्लिम हैं तो, लेकिन अगर आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो सिर्फ एक कास्ट, एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात विक्रांत ये है कि जिस व्यक्ति की आंखें निगाहें उत्तर प्रदेश से गड़ी थी, उसको आप बंगाल भेजकर उससे क्या लाभ? और ये ऐसा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये इनकी पॉपुलैरिटी है। इनको अलग अलग जगह पर इनको दिक्कतें थी। इनको पहले कहा गया कि आप राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ में लड़िए, जबकि वो कहीं और से लड़ना चाहते थे, हालांकि वो धौरारा से हारे। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं ये बताया गया कि जो युवा पीढ़ी है, युवा नेतागण हैं, सचिन पायलट ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लीजिए या आप जितिन प्रसाद ले लीजिए, तीन मुख्य युवा नेता, और उसमें से 2 वैसे ही गुस्साए बैठे हैं और तीसरा कब पलायन कर जाए, कब हट जाए, किसी को पता नहीं। देखिए आनंद, जिस तरफ आपने इशारा किया, जो बंगाल उन्हें भेजा गया था तो प्रभारी के तौर पर उन्हें भेजा गया था और महासचिव प्रभारी के तौर पर उनकी भूमिका बंगाल के चुनाव में थी। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया कि एक जाति के नेता के रूप में उस तरह की छवि बनाने की प्रयास जितिन प्रसाद खुद पिछले काफी दिन समय से कर रहे थे, क्योंकि उनका अगर पिछले कुछ महीनों के ट्वीट निकाले जाएं तो वो ब्राह्मणों को लेकर काफी संवेदनशील दिखाई देते थे। यही नहीं, पिछले साल 1.5 साल पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेतना परिषद भी बनाई थी और उसके बैनर तरह वो ब्राह्मणों पर जो भी तथाकथित अत्याचार की खबरें आती थी उसके खिलाफ झंडा भी उठाते थे। कई बार वो योगी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के उनकी बातें भी सामने आई। अगर किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई तथाकथित या कोई किसी तरह की परेशानी की बात आती थी तो वो झंडा उठाते थे। तो एक ये परेशानी जितिन प्रसाद के सामने रहेगी। लेकिन हकीकत यह है कि जितिन प्रसाद ने खुद को पिछले कुछ समय में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, इस तरीके से कोशिश की अपने आप को बनाने की कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के एक बड़े नेता के तौर पर उन्हें पहचाना जाए, वो छवि बना सके। और आज जब वो बीजेपी में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी वो जो छवि है और जो कारण है वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार से कुछ ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे हैं। तो एक तरह से ब्राह्मणों को साधने के लिए जितिन प्रसाद बड़े नेता रहे हैं, उनके पिता बड़े नेता रहे हैं, तो एक बड़ा चेहरा निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति मंडल के दौर से पहले, 90 के दौर से पहले ब्राह्मण वहां की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। 3 या 4 मुख्यमंत्री भी उस दौर में हुए थे, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक रसूख तो रहा, लेकिन वो जगह नहीं मिल पा रही थी जिसको वो चाहते थे। तो 10 से 11% की आबादी है, निश्चित तौर पर बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है जितिन प्रसाद के साथ उसे बनाए रखने का। एक चीज केवल जोड़ूंगा आनंद, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव हुआ था तो तमाम जातियों ने एकदम कास्ट से आगे जाकर के वोट दिया था और ब्राह्मणों का भी बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिलता रहा है पिछले कुछ चुनाव में। तो अब बीजेपी की कोशिश है कि 2022 के चुनाव में वो वोट बैंक बाहर ना छिटके। जी, लेकिन अगर आप स्टेट असेंबली की बात करें, यानी कि विधानसभा के चुनाव की बात करें, अजीत सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो जातिवाद और इससे जुड़ी जो राजनीति है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नेता हैं। कुछ हैं जैसे आरएलडी है जो सिर्फ जाटों की राजनीति कर रही है, कुछ हैं जहां पर जो कि ठाकुरों के पर फोकस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप खड़े हो गए ये कहकर कि अब इन सब के लिए आप काम कीजिएगा। कुछ दलित वर्ग में अलग, दलित समाज के अंदर ही वाल्मीकि समाज के अलग नेता हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नेता हैं। तो इसमें जब ऐसा होता है अजीत, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितिन प्रसाद, और किसको ज्यादा इसका बीजेपी को इसका ज्यादा फायदा होगा या फिर कांग्रेस को इससे ज्यादा नुकसान होगा? देखिए आनंद, 2 बातों को समझना होगा। जितिन प्रसाद यूपी में काफी बड़े कद के नेता माने जाते हैं, शाहजहांपुर से वो सांसद रहे हैं। दूसरी बात, जब नागरिकता संशोधन कानून सीए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन चल रहे, तो आपको याद होगा राजधानी लखनऊ में जब प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी थी तो जितिन प्रसाद वो चेहरा था जो प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। तो उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद का एक बड़ा कद और ब्राह्मण चेहरा, क्योंकि यूथ की बात की जा रही है तो जितिन प्रसाद को बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि एक ऐसा चेहरा है जो 2022 में बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकता है। क्योंकि वोट बैंक, कास्ट और वोट बैंक यानी जाति और धर्म के साथ साथ जो आपको जाति का जो वोट होता है वो बहुत
मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में आप कितने भी विकास की बात कर लें, जो भी बात कर लें, अंत में चुनाव आकर जाति पर टिक जाता है, धर्म पर आकर टिक जाता है। तो ये एक बड़ा विकेट होगा अगर बीजेपी में जितिन प्रसाद ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को नुकसान होगा। जो आपने सवाल किया आनंद की कांग्रेस को कितना फायदा कितना नुकसान, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय थे, जितिन प्रसाद भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही जा चुके हैं। तो अब जितिन प्रसाद निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा और बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा भी होगा 2022 के चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विकेट गिरेगा कांग्रेस का आनंद जी। लेकिन अमिताभ, इस तरह से जिस तरह से एक यूपी में अभी इक्वेशंस बने हैं, योगी आदित्यनाथ हैं जो कि नाथ का संप्रदाय के हैं, ठाकुरों के करीब माना जाता है उनको, फिर उधर से मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो वो एक और जातीय वर्ग को फिर सामने लेकर आते हैं। दिनेश शर्मा हैं जो फिर एक ब्राह्मण फेस हैं। अब यहाँ जितिन प्रसाद आ जाते हैं, तो फिर कैसे ये अब इक्वेशन बैठेगा? जितिन प्रसाद को क्या इंसेंटिव दिया जा रहा है बीजेपी में जुड़ने के लिए? उनको क्या वादे किए जा रहे हैं? अगर वो पीयूष गोयल के साथ वहां से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या इनकी भूमिका राज्य में होगी या केंद्र में होगी? लोकसभा 2024 में इनकी भूमिका होगी कि यूपी 2022 में इनकी भूमिका होगी? आनंद, इसमें आप दो पहलू आपने पूछे हैं। सबसे पहला पहलू यह है कि इस चेहरे का इस्तेमाल क्या होगा। अगर 2014 में मोदी शाह फॉर्मूले की बात करें तो उसके बाद से लगातार बीजेपी को यूपी में सफलता ही मिली है। चाहे 14 के चुनाव हो, चाहे 17 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 19 में 60 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीती थी। इसका फॉर्मूला यही था कि बीजेपी जानती थी कि नॉन यादव वोट जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर नज़र डाली जाए, उस पर बीजेपी ने मेहनत की। दूसरा, नॉन जाटव दलित वोट बैंक पर नज़र डाली जाए, उस पर बीजेपी में मेहनत की थी और उसमें सफलता भी मिली। तीसरी बात, अगड़ी जाति के वोट, वो बीजेपी जानती थी। और जहाँ तक योगी का सवाल है, ठीक है वो ठाकुर नेता हैं, उनको ठाकुर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए ये नाथ संप्रदाय के महंत हैं, महाराज कहा जाता है। गोरखनाथ मंदिर से गोरखपुर के देश भर में, यहाँ तक कि नेपाल तक उनके अनुयायी हैं जो मत्था टेकने आते हैं। तभी आपने देखा होगा कर्नाटक हो या राजस्थान हो, चाहे त्रिपुरा हो, हर जगह योगी की अपनी महत्ता है। जाति पाति यहाँ पर कहीं नहीं आती आनंद। इसलिए योगी का अपना महत्व है वहाँ पर, योगी का अपना चेहरा है जो पिछले एक सप्ताह के बीजेपी के मंथन से साफ हो गया है कि वही नेता बने रहेंगे। लेकिन तमाम जो हमारे यूपी बिहार इन सब राज्यों में बिना जातीय समीकरण बिठाए हुए, गोटी बिठाए हुए, मुझे नहीं लगता चुनाव सफल हो पाता है। मुझे लगता है यही मोदी शाह फॉर्मूला इस बार भी काम करेगा जब तमाम जातियों को एक साथ समीकरण बिठाकर बीजेपी मैदान में कूदेगी। जी देखिए, कैप्टन भले ही कोहली हो, लेकिन आपको एक रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास अलग अलग रूप से मैच विनर्स होने चाहिए। ये 11 ऐसे बनेगा कि जिस तरह से समीकरण मिल के जुटे और एक टीम ऐसे दिखे जो विनिंग कॉम्बिनेशन लगे। लेकिन अरुण, कहीं ना कहीं ये क्या कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का या झटका होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका वोटर बेस 10 से 11% है। इस वक्त जब देश भर में अगर कई सारी जगह ये बात आ रही है कि सवर्ण का क्या, क्योंकि जिस तरह से रिजर्वेशन की बात आ रही है, जिस तरह से जातियां हो रही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ज़्यादातर तो अब सवर्ण आ गए हैं। और ये नंबर जो है देश भर में अगर आंकड़ों में देखा जाए तो एक मूवमेंट कहीं ना कहीं ये बन रहा है कि आपने रिजर्वेशन के तहत, जाति के तहत एक बात कही, आज देश में दलित 40-45% है, लेकिन ब्राह्मण सिमट कर 5-6%, 10% रह गए, जहां पर 10 से 11% तो यूपी में है। तो ये एक अलग राजनीति है जिसका कि एक डायनामिक अलग है। एक वो बात है। दूसरी बात यह है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर कितने अच्छे हैं, आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन कितना अच्छा है, और आप अपनी जाति से आगे, जाति के समीकरण से आगे, लोगों में, पब्लिक में, लार्जर ऑडियंस में आपकी अपील कितनी है। और इन सब में जितिन प्रसाद खरे उतरते हैं। देखिए, जैसा कि पहला सवाल आपने पूछा आनंद, कोई भी नेता जिसको आप नर्चर करते हैं, जिसको आप केंद्र में मंत्री बनाते हैं, जिसको राज्यों का प्रभार देते हैं, जिसको कांग्रेस की बड़ी बैठकों में बुलाते हैं, अगर वो पार्टी छोड़ के जा रहा है इतने सालों बाद, तो निश्चित रूप से झटका लगता है, धक्का लगता है। कांग्रेस इस बात से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस ये भी मानती है कि बुरा दौर उसका चल रहा है, एक एक करके नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि जब बुरा दौर होता है किसी भी पार्टी का तो नेता पलायन करते हैं, लेकिन जब अच्छा दौर आएगा तो यही नेता वापसी भी करेंगे। ये कांग्रेस के लोगों का मानना है, लेकिन ये मानने से काम नहीं चलने वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, और इतने बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, वोट उनके पास कितना है ये तो बात की बात है, बट परसेप्शन क्या है। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों के सलाहकार थे, बड़े नेता थे। उनका बेटा अगर बीजेपी ज्वाइन करता है तो एक आइडियोलॉजिकल वार में भी जीतने की बात कह सकती है बीजेपी की। हम जो आप कहते हो कि हम एक आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी के लोग आपसे हट करके हमारी आइडियोलॉजी से आकर्षित होकर हमारे पास आ रहे हैं।
जहां तक ब्राह्मण चेहरे की बात है, निश्चित रूप से एकदम सौम्य है, बहुत ही मृदुल व्यवहार है। अभी हाल के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हम लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, काफी निराश थे वो, नाराज भी थे और निराश भी थे कि कुछ कर नहीं रहे हैं राहुल गांधी। उनका ये कहना था कि पार्टी को रिवाइव करने के लिए जिस तरह की आक्रामक रणनीति चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। दूसरे, संगठन जिस तरह से आकार ले रहा था, जिस तरह से वेणुगोपाल को, शक्ति सिंह गोहिल को, और अब इस दुनिया में राजीव सातव नहीं है। अरुण, इस वक्त की तस्वीरें हैं, एक्शन शिफ्ट होता है विक्रांत की ओर, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल जी के साथ वो गाड़ी है, उस गाड़ी से उतर रहे हैं और अंदर शीघ्र पहुंच रहे हैं। जितिन प्रसाद सीधा अंदर निकल गए और आप ही की तरफ आते होंगे विक्रांत। वहां क्या चहल पहल बढ़ गई है, कौन कौन होंगे मंच पर? देखिए, बिल्कुल आनंद, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष में ही हम लोग मौजूद हैं अब से कुछ ही मिनटों में, क्योंकि जितिन प्रसाद बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं कि कुर्सियां सजी हुई है, इन्हीं कुर्सियों पर वो आकर के उनको शामिल करवाया जाएगा। बीजेपी का उन्हें पटका पहनाया जाएगा, उन्हें गुलदस्ता देकर पार्टी में स्वागत होगा और साथ ही उनकी पर्ची भी कटेगी सदस्य की। तो कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें ज्वाइन करवाएंगे, वो उनके साथ होंगे। अनिल बलूनी मीडिया प्रमुख जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब कुछ ही मिनटों की देरी रह गई है जब जितिन प्रसाद आधिकारिक रूप से बीजेपी के हो जाएंगे, क्योंकि अब ये तो साफ हो गया है कि जितिन प्रसाद बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जो बीजेपी के सदस्य बनेंगे वो अब से वो पर्ची कटवाने के बाद जो मंच पर ही उनकी पर्ची काटी जाएगी, उसके बाद वो आधिकारिक रूप से बीजेपी के नेता बन जाएंगे। और निश्चित तौर पर 2022, क्योंकि वो उनकी शुरुआत भले ही सांसद के तौर पर हुई थी, उन्होंने 2001 में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में ज्वाइन की, लेकिन 2004 का वो लोकसभा चुनाव सीधा लड़े थे, शाहजहांपुर से जीते थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रहेगी। और जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि बीजेपी तमाम जातियों को फिर से एक बार उसी तरीके से जैसा 2019 के चुनाव में हुआ था, जैसा 2017 के चुनाव में हुआ था, जैसा 2014 के चुनाव में हुआ था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तमाम जातियों ने ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश का जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव जातियों में बंटकर रह जाता है। लेकिन 2014 के चुनाव ने साबित किया था कि कई बार ये जो राजनीति का रटा रटाया फार्मूला है वो खराब भी होता है, वो गलत भी साबित होता है। 2014 में पहली बार देखा, उसके बाद 17 में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली कि जो उसे राम मंदिर के दौर पे भी नहीं मिली थी, उससे भी बड़ी जीत बीजेपी की मिली और बीजेपी की एक बड़ी बहुमत वाली सरकार बनी। तो एक बार फिर बीजेपी की कोशिश है कि 2022 से पहले, 2000 चुनाव के 22 से पहले एक बार फिर वैसा ही माहौल बना दें। और जैसा अरुण बता रहे थे कि राजनीति में परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है, और परसेप्शन जब कांग्रेस के बड़े नेता, भले ही कांग्रेस के नेता अब ये कहेंगे कि वो हमारे काम के नहीं बचे थे, वो पार्टी में मेहनत नहीं कर रहे थे, तमाम चीजें कही जाएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति परसेप्शन से चलती है। और परसेप्शन ये बनेगा कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े कांग्रेस नेता ने, बड़े ब्राह्मण नेता ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा। जी, अब क्योंकि अगर बात करें, होना तो नहीं चाहिए अमिताभ, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। जैसे ही विक्रांत आपकी तरफ और वहां पर एंट्री करें लोग, तो आप प्लीज बताइएगा। जैसे ही ये नेता मंच पर आते हैं सीधा आपकी तरफ लाइव का आएंगे। लेकिन अमिताभ, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं कंस्ट्रक्ट जो है, क्योंकि 2022 में अगर योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, बात ये कही जाती है कि भले ही वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हों, वो बहुत बड़े महंत हों, लेकिन उनकी जो गवर्नेंस पॉलिसी रही है वो सबके लिए बराबर सी रही है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अगर ठीक किया है तो उसका प्रभाव और उसका फायदा सबको हुआ है। अगर उन्होंने कोरोना में टेस्टिंग का काम किया है और फिर चिकित्सा के और स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मेहनत की है तो सबके लिए किया है। अगर उन्होंने प्रवासी मजदूर जो वापस उत्तर प्रदेश लौट कर आ रहे थे उनके लिए अरेंजमेंट्स किए हैं, बसें मुहैया कही है, तो वो जाति और इसके भेद पर नहीं किया, जो आना चाहता था सबको आने दिया। तो ये एक बराबरी का हुआ। लेकिन जब आप चुनाव पे उतरते हैं तो एक तरफ जाटों के साथ एक खेल खेला जा रहा है, किसान प्रोटेस्ट की तरफ, जहां राकेश टिकैत, आरएलडी, समाजवादी पार्टी घुसकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक वोट बैंक है जिसको कि वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यादव है, मुस्लिम है, एक कॉम्बिनेशन है, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन में 3 पार्टियां उधर खेलने की कोशिश करेंगी। बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस भी है। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या दिख रही है आपको? कैसे होगा, कैसे फिट होंगे जितिन प्रसाद इस मिक्स में?
देखिए, एक चीज तो साफ है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश में। वैकेंसी मध्य प्रदेश में भी नहीं थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली का रुख करना पड़ा। वैकेंसी राजस्थान में भी नहीं होने दी वसुंधरा राजे ने, तभी वहां पे जो पूरा का पूरा मूव था सरकार बदलने का, सत्ता पलटने का, वो पूरा का पूरा फेल हो गया। तो जाहिर तौर पर जितिन जानते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि अब समय नहीं है कि वहां मंत्री बनकर कोई अमिताभ, काम मैं किया आपको जाए। इंटरप्ट कर रहा हूं, सीधा विक्रांत के पास चलते हैं। जी विक्रांत। देखिए, बिल्कुल जितिन प्रसाद आप देख रहे हैं मंच पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बलूनी के साथ जितिन प्रसाद मंच पर जा रहे हैं। तो वही पुरानी उनकी जो मुस्कान कांग्रेस में रहते हुए बनी हुई थी, पिछले काफी समय से लोग ये कयास लगा रहे थे कि जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो आनंद, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री, जैसा हमने पहले भी बताया था कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी साथ में रहेंगे। तो अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। बिल्कुल, और बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है सबने चेहरे पर, लेकिन आंखों से वो हंसी, एक हर्ष जो है वो दिख रहा है, और एक आराम से रिलैक्स्ड, काफी सुकून से लग रहे हैं। चलिए देखते हैं वहां पर क्या होता है, प्रोसीडिंग्स पर ध्यान देते हैं विक्रांत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज जतिन प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जतिन प्रसाद जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस संगठन में कई विभिन्न पदों में आपने कार्य किया है। आपके पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जतिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपें। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी, जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की, श्री राम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद MBA करने के बाद अपने काम में लगे थे, जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा। लेकिन
छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता, 2 बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते, पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं, मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे, और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता, और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय
जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में ज़रूरतमंद है। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद नितिन जी। एक मिनट, अभी आप इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे, और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं, सब लोग पालन कीजिए। ये टिक टैक थोड़ी देर बाद में एक एक करके सबको देंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखें। तो जितिन प्रसाद का ऐलान कि अगर देश में, भारत में देश हित की एक पार्टी है, जो भारत के नाम और राष्ट्र हित पे काम करने वाली कोई अभी एक राजनीतिक पार्टी है, दल है, तो वो बीजेपी है।
भारत के लिए हो, प्रदेश के लिए हो, जिला के लिए हो, अगर काम करने का अवसर नहीं मिले तो राजनीति में किसी दल के साथ रहने से क्या लाभ। अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण, वो ये कह रहे हैं कि मैं कहां से आया हूं वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि मैं किस दल से जुड़ा हूं और क्यों जुड़ा हूं। अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरुण सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे। विक्रांत यादव, अजीत सिंह और अमिताभ सिन्हा से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितिन प्रसाद ने वहां कहा कि राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, जिला हित में, लोगों के हित में, जनहित में जो काम मुझे करना है उसका अवसर मुझे बीजेपी में मिलेगा। इस पर सोचकर, इसी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि आज अगर राष्ट्र हित में काम करने में कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, उनका यह कहना कि मैंने देखा कि राजनीतिक दल जहां से मैं आया हूं वहां पर परिवारवाद ज्यादा चल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र हित में जो काम कर रहा है ये दशक जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तर्ज पर अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है। इसलिए मैंने बहुत विचार के बाद ये फैसला लिया है कि आगे मैं क्या करना चाहता हूं, और बतौर एक कार्यकर्ता मैं कम बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। देखिए आनंद, मैं यही कह रहा था, परसेप्शन की बात। अगर कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता को बीजेपी अपने पाले में लाती है, और ऐसे नेता को जिसका एक राजनीतिक इतिहास रहा हो, जिसके परिवार का इतिहास रहा हो, जो कांग्रेस के साथ भी रहा हो और कांग्रेस की मुखालफत भी की हो, तो ऐसे नेता को अगर बीजेपी लाती है तो जाहिर सी बात है माहौल बनता है। और माहौल बनाने का काम जितिन प्रसाद ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का हवाला दिया। 2014 में और 2000 उसके बाद 2019 में जो चुनावी सफलता रही उसका भी जिक्र किया, और एक तरह से माना उन्होंने कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चलते ही मैं चुनाव हार गया, जनता ने उनको धक्का भी दिया। और इसलिए उनके काम को देख करके बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब रीजनल पार्टियां। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर है। यहाँ से तो ये, हालांकि ये तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मुलाकात करने आए थे उनसे। उत्तराखंड में भी लीडरशिप को लेकर के बवाल चल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितिन प्रसाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे जी। अभी वो वहाँ पर मुख्यालय में, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि जितिन प्रसाद कह रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय जनता पार्टी के नारे को आत्मसात जैसे कर लिया उन्होंने। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पार्टी में जाते ही लगता है जैसे नमक की तरह पानी में घुल गए। अभी थोड़ी देर में आपकी तरफ ही आएंगे, लग रहा है कि जितिन प्रसाद वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलने। लेकिन मैं अमिताभ के पास जाऊंगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कही है जितिन प्रसाद ने। जितिन प्रसाद ने ये कहा कि आज भारत में अगर एक पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, जहां पर परिवारवाद नहीं है, वो बीजेपी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा है भारत के लिए, मैं उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं। आनंद, बहुत बड़ी बात कह दी है जितिन ने। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी की परंपरा और बीजेपी में जो लाइन लेनी होती है वो लाइन, वो कहते हैं ना इंटरव्यू में, पूरी के पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने पूरी की पूरी अपनी साख दिखा दी। मुझे लगता है कि पहले ही बॉल पे उन्होंने छक्का मार दिया है। नए भारत के निर्माण में योगदान देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पसंद है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से वो काफ़ी खुश हैं। तो हम लोगों ने जो बात की थी आनंद, कि अब यूपी में भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे मंत्री बनने के लिए अब काम करने का समय भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा के अवसर हैं, केंद्र में मंत्री बनने के अवसर हैं जी। और मुझे लगता है एक मंत्री बनकर अगर पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, एक ब्राह्मण नेता के तौर पर भी घूमेंगे, तो मुझे लगता है बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो भी 10 से 12% वोट बैंक है आनंद, तो इसको ध्यान में रखना होगा जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, बताइए, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में अभी उनकी ज्वाइनिंग के बाद क्या हो रहा है? क्या जितिन प्रसाद अभी भी वहां रुके हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, या जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए निकल चुके हैं? देखिए, अभी जेपी नड्डा से मिलने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि उनको उनसे मुलाकात करनी थी, मंच से भी बोल कर गए थे। और लेकिन एक बड़ी बात जो आनंद, जिसके बारे में हम लोग उनकी ज्वाइनिंग से पहले भी चर्चा कर रहे थे, वो जितिन प्रसाद के मुख से जो उन्होंने बातें बोली उसमें भी वो दर्द कहीं ना कहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियां मेरी कांग्रेस के साथ रही हैं, तो काफी सोच समझ करके फैसला मैंने लिया है। और साथ साथ उन्होंने ये एक और महत्वपूर्ण बात बोली कि आज देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल बचा है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, बाकी सभी
पार्टी या तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है या पारिवारिक राजनीतिक दल है। तो एक तरह से साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस में भले ही वो 2004 में पहली बार सांसद बन के बड़े नेता रहे, मंत्री बने, बड़ा रुतबा उन्हें मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी की वर्तमान स्थिति को लेकर काफी निराश थे। वो हताशा आज उनके बयानों में भी दिखाई दी। लेकिन एक बात है, उन्होंने कहा है कि मैं बोलूंगा कम, मेरा काम ज्यादा बोलेगा और बतौर कार्यकर्ता मैं काम करके दिखाऊंगा। और बीजेपी में जो भी जुड़ता है उसे पहले काम करना पड़ता है, उनको पहले दर्शाना पड़ता है कि जिस बात के वो अपने आप को दावा करते हैं, जो कद्दावर नेता अपने आप को मानते हैं, वो ग्राउंड पर काम करके दिखाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये करना पड़ा, शुभेंदु अधिकारी को भी अब ये करता रहना पड़ रहा है, जितिन प्रसाद को भी करना पड़ेगा। अखाड़ा मिलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी के खेमे से जो बड़ी खबर आ रही है कि थोड़ी देर पहले जितिन प्रसाद, कांग्रेस के कद्दावर नेता, यूपी के ब्राह्मण फेस जो है कांग्रेस में, वो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। पीयूष गोयल ने उनका पार्टी में स्वागत किया और उनको शामिल करवाया। और पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने बीजेपी को देश हित में काम करने वाली भारत की इकलौती पार्टी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। अब जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बहाने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने गांधी परिवार को निशाने पर लिया। जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ने वाले उन युवा नेताओं में से एक हैं जिन्हें ना पार्टी के लिए ना खुद के लिए कोई भविष्य दिख रहा है। इसकी शुरुआत हेमंत बिस्व शर्मा, फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई और कई लोग छोड़ने के इंतजार में हैं। गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि उनके विश्वास पात्र क्यों बाहर निकल रहे हैं। अब न्यूज रूम से हमारे साथ अमिताभ सिन्हा, विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह भी जुड़ रहे हैं जेपी नड्डा के घर के बाहर, जहां अभी अब से थोड़ी देर में जितिन प्रसाद वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा उनसे मिलने पहुंचने वाले हैं। लेकिन पहले मैं जरा अजीत सिंह के पास जाना चाहूंगा। अजीत, क्या उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है उसकी इक्वेशन में थोड़ी अब खलल होगी? क्या कुछ लोगों को इससे कलेश होगा, या फिर आपको लगता है कि जितिन प्रसाद का हार्दिक स्वागत होगा क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को और मजबूत करेंगे? 10-11% जो 11 ब्राह्मण वोट्स हैं, जो ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको वो और कंसोलिडेट करेंगे। देखिए, बिल्कुल आनंद, बीजेपी तो चाहती है कि उसके संगठन का विस्तार हो। जिस तरह अमिताभ जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, नेतृत्व साफ कर चुका है। 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ के लिए जात और पात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो मठ से आते हैं और सबके लिए आज ही उन्होंने 230 करोड़ रुपए जो है वो श्रमिकों के खातों में भेजा है। तो लगातार जो उनकी योजनाएं हैं, काम है, वो दल से, जो जाति से ऊपर उठकर है। लेकिन रही बात जितिन प्रसाद की, तो कांग्रेस को जरूर, जो प्रदेश अध्यक्ष अभी उनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जितिन प्रसाद चूंकि युवा ब्राह्मण चेहरा है तो इसका इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है चुनाव प्रचारों में। मंच पर जो परसेप्शन होता है, जो आइडियोलॉजी होती है कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, क्योंकि यूपी की सियासत में जब आपने देखा होगा कि जब प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था, या फिर 2017 और 19 का लोकसभा का विधानसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव, प्रियंका गांधी के साथ दो चेहरे यूपी में सबसे ज्यादा नजर आए थे। वो दो चेहरे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। तो एक मैसेज कांग्रेस को जरूर यह है कि जितिन प्रसाद ने उनका साथ छोड़ा है तो उनकी पार्टी कमजोर हुई है। भले उनकी पार्टी के नेता ये कहें कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, अलग अलग क्षेत्र के नेता, अगर एक नेता 10 से 20 सीटें भी प्रभावित करता है और उसकी वजह से वो सीटें जीतते हैं, तो बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करना चाहती, क्योंकि आपने देखा कि जब
मायावती ने जो लालजी वर्मा जो नेता विधायक दल थे बसपा के, रामचंद्र राजभर जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको जिस दिन निकाला उसी दिन से कयास लगाया जा रहा था और बीजेपी की बड़े नेताओं की तरफ से इन दोनों नेताओं से संपर्क भी किया जा रहा है कि ये दोनों दो बड़े नेता दो जातियों से आते हैं। अगर लालजी वर्मा आ गए तो कुर्मी बिरादरी का बड़ा चेहरा बीजेपी में आ सकता है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह ऑलरेडी है। तो बीजेपी अपने संगठन को बढ़ाना चाहती है और जितिन प्रसाद के आने से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी फायदा होगा और सेंट्रल में भी फायदा होगा। आनंद जी, अजीत और मेरे साथ अरुण सिंह हैं और विक्रांत भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। इसी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन अखाड़ा में वक्त हो चला है आपको नमस्ते कहने का। खबरें यही जारी रहेंगी। अर्पिता के साथ बने रही।